गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का एक ऐसा चैप्टर जो होल लाइफ आपके काम आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो बहुत ही टिपिकल है, वैसे बहुत इंटरेस्टेड और बहुत ही ईजी है। चैप्टर 6 वैसे एनसीईआरटी का है लेकिन ये कॉमन चैप्टर है सारे बोर्ड्स में, आईसीएसई सीबीएसई सब में है ये, ठीक है। लाइन एंड एंगल्स लेक्चर फर्स्ट में इसको कवर करेंगे, इसके एक्सरसाइज को लेक्चर सेकंड में मैं दूंगा। कुछ बेसिक चीज़ को बहुत समझना जरूरी है। बेसिक से भी पहले कुछ चीज़ मैं आपको रिकॉल कराऊंगा जो 7th 8th में आप पढ़ते थे। आईसीएसई वाले 7th में भी पढ़ते हैं, 8th में भी पढ़ते हैं एनसीईआरटी वाले, ये सारे बोर्ड्स में ये बेसिक चीज़ें हैं। मैंने लिखा है रिकॉल कराएंगे, ये सारे पॉइंट से रिकॉल कराऊँ, यही पॉइंट्स ज्योमेट्री की जान है। आप सोचोगे कि तो बहुत ईजी है, अभी देखते हैं ईजी है या टिपिकल है या रियली में ईजी है। नहीं ईजी होगा मैं ईजी बनाऊंगा। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स की। मैं अब पूछूं कि पॉइंट्स क्या है, आप भी सोचोगे कि पॉइंट्स क्या है। ये तो डायमेंशन इसका कुछ है ही नहीं, डायमेंशन लेस है, ये डिफाइन मैं कैसे करूं। सर पूछ रहे हैं पॉइंट्स क्या है, मैंने कहा कि हाँ बेटा आप डिफाइन कर सकते हो। मैं कहूँ कैसे, तो आप बोलोगे कि सर जी तो बहुत इजी है। ये पॉइंट इंडिकेट्स एन एग्जैक्ट लोकेशन। कोई भी चीज़ हो, कोई भी पॉइंट अगर किसी का एग्जैक्ट लोकेशन पता है तो कहेंगे कि पॉइंट है। और एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ? स्पेस में। स्पेस मतलब वो वाला नहीं, ये जो स्पेस जगह दी गई है, किसी जगह पर किसी चीज़ का डायरेक्ट लोकेशन अगर मुझे पता हो तो कहेंगे कि पॉइंट है। वैसे ये डायमेंशन लेस है, इसकी लेंथ विड्थ हाइट आप मेजर नॉर्मली नहीं कर पाओगे। तो डिफाइन करना होगा, डिनोट कैसे करेंगे? डॉट से, इसको बोलेंगे डॉट, ठीक है। तो कोई पूछता है कि व्हाट इज पॉइंट, तो बोलोगे ए पॉइंट इंडिकेट एन एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस एंड डिनोटेड बाई डॉट्स। ये बात समझ में आ गई। आइए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री का, जिस पर पूरी ज्योमेट्री मूव करती है, देखने में बहुत छोटा है, लाइंस। इस पर जरा ज़्यादा इम्फेसाइज करेंगे। बेटा ये लाइन क्या है? बिना लाइन की तो ज्योमेट्री होगी नहीं। अच्छा तो आप कहोगे कि लाइन, अच्छा ये तो स्ट्रेट लाइन होती है, बस मैंने ऐसे खींच दिया तो मैंने कहा कि लाइन है। मैंने कहा कि मैं भी यही कह रहा हूँ कि लाइन है, लेकिन डिफाइन कैसे करोगे? तो डिफाइन सिंपल सी बात है, एक पाथ है, स्ट्रेट लाइन का पाथ है। देखो ये रास्ता है ना, स्ट्रेट लाइन है। पहला क्या निकला? स्ट्रेट लाइन है। दूसरा क्या है? एक पाथ है, ठीक। बात समझ में आई। और इसका कोई एंड नहीं है, इसका न तो इधर एंड है न तो इधर एंड है, एंडलेसली है। 3 वर्ड को जोड़ दो, डिफिनेशन हो गई। तो मैं पूछूं कि लाइन क्या है? इज ए स्ट्रेट लाइन पाथ दैट एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ साइड। ध्यान रखना, एक मैं वर्ड लिख रहा हूं बोथ साइड, यही आगे पढ़ाऊंगा, जस्ट अभी आपको कंफ्यूज करेगा। बोथ साइड, तो लाइन वही है जो बोथ साइड एंडलेसली हो जाए। एंडलेसली का मतलब इसको चाहे इधर जितना बढ़ा लो, इसको चाहे इतना चाहे जितना बढ़ा लो, तो कहेंगे कि ये लाइन है और ये एंडलेसली है। लेकिन बोथ साइड, इधर भी। अच्छा डिनोट कैसे करोगे? चलो ये तो एंडलेसली है, मैं इसको एंड वाला बनाता हूँ। मैं कहूँ कि एक लाइन खींचो भाई, एक ये पॉइंट है एक बी पॉइंट है, लाइन बनाओ। तो आप तो जान गए एक स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, लेकिन दोनों ही पॉइंट्स एंडलेसली होंगे, उसका एंड नहीं होगा। तो ए बी के बीच में मैंने लाइन खींच दिया, एक स्ट्रेट लाइन और एक पाथ बना दिया, तो ए बी है। इसको डिनोट कैसे करेंगे ज्योमेट्री की भाषा में? ए बी और ऐसे। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि ऐसे का मतलब कि इसको ऐसे, यानी कि ए से बी तक तो लाइन बनी है, ए और बी के बीच की मेजरमेंट तो है, लेकिन ये इधर भी ऑप्शन खुला है जाने का और इधर भी ऑप्शन खुला है इंडिफिनिटली इनफाइनाइट जाने का। बात समझिए, ये लाइन है। फिर से, इज ए स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन एंड डिनोटेड बाई एज सच, ठीक है। अब इसके बाद लाइन आ गया, तो लाइन सेगमेंट की बात क्या हो गई? बेटा सेगमेंट का मतलब होता है, ये सेगमेंट बोलो तो पार्ट, किसी चीज़ का कुछ पार्ट, कितना है ये पता नहीं है। अच्छा तो मैं कहूँ कि ये लाइन है, एक मैंने लाइन खींचा, ये मान लो ये लाइन है, ठीक। यहीं पे देखते हैं, और मैं ये लाइन है और ये मान लो ये 10 सेंटीमीटर की है पूरी लाइन। मैं कहूँ कि यार एक इसका हिस्सा, तो हिस्सा तो डिफाइन हो गया, कहाँ से? इधर से इधर या इधर से इधर। मैं कहूँ कि इधर से इधर की बात करते हैं, ये 3 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। कहाँ से? इसको मैं P दे देता हूँ, पी बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक। इसको कैसे डिनोट करोगे बेटा? P और B ऐसे। और ये सेगमेंट का मतलब पार्ट, वैसे तो पूरी लाइन 10 सेंटीमीटर की है, उसका एक हिस्सा, तो दिस आर द कॉल्ड द सेगमेंट। ये क्या कहलाएगा बेटा? इस सेगमेंट, यानी कि होल का एक पार्ट, एक टुकड़ा, वो सेगमेंट बोलेंगे। तो लाइन सेगमेंट
लाइन का टुकड़ा, सेगमेंट मीन्स टुकड़ा, पार्ट, पीस, कैसे डिफाइन करेंगे? इज अ पोर्शन ऑफ लाइन हैविंग ए डेफिनिट लेंथ, हैविंग ए डेफिनिट लेंथ एंड डिनोटेड बाई दिस, डिनोटेड बाई दिस। ये बात समझ में आ गई बच्चों को? बात समझ में आ गई? चलिए, तो लाइन को हम लोगों ने देखा कि लाइन को अगर करना होगा तो अगर मैं इसी लाइन को मैं कहूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो डिनोट कैसे करूँगा? ए और बी और बोथ डायरेक्शन ऐसे मैं कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों ही डायरेक्शन में एंडलेसली चलेगी। और किसी पार्ट को करूँगा तो किसी पार्ट को मैं ऐसे डिनोट कर दूंगा, पी भी एक पार्ट है और पी भी 3 सेंटीमीटर है, और किसी होल का एक पार्ट क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है। बात समझ में आई? अच्छा, एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल एंगल जब बनाते हो ज्योमेट्री में तो उसमें बड़ा कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूजन क्या होती है? एरो बना करके लिखा रहता है, वन डायरेक्शन में लिखा रहता है, एरो बना करके वन डायरेक्शन में लिखा रहेगा। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ से ऐसे लिख दिया, आप एक ट्रायंगल बनाते हो तो ट्रायंगल में देखो कुछ ऐसे भी या कुछ एंगल 90 डिग्री का बनाओगे तो ऐसे एरो लगाया रहता है जनरली। ये क्या है? यही रे है जो मैं बताने चल रहा हूँ, यही रे है। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करना है? ये रे क्या है? अगर देखो ये ओरिजिन इसका ए है, ओ है, और यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में है ना, क्या ऐसे भी है? नहीं। अगर मैं ये लाइन ऐसे हो जाती बेटा तो ये लाइन कहलाती, इधर भी एंडलेस चलती और इधर भी एंडलेस चलती, इस लाइन पे परपेंडिकुलर कहलाता। लेकिन ये लाइन नहीं है क्योंकि ये हिस्सा नहीं है। लाइन के डेफिनेशन में मैंने कहा कि बोथ साइड एक्सटेंडेड, यहाँ बोथ साइड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए लाइन नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी? रे। कैसे रे पता करोगे? एक्सटेंड indefinitely in one direction from इनिशियल पॉइंट से एक डायरेक्शन में इनडेफिनेटली चली जाएगी। और ऐसे भी हो सकता है आपका इनिशियल पॉइंट ओ यहाँ हो तो ऐसे इसको समझो, तो इनिशियल पॉइंट से एक डायरेक्शन में, अगर इसको 2 डायरेक्शन में कर दूँ यहाँ से बेटा, ये दोनों डायरेक्शन में, तो ये लाइन कहलाएगी। अगर एक डायरेक्शन ऐसे मैं कर दूँ तो ये रे कहलाएगी। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? तो इनिशियल पॉइंट को ओ कहो, ए कहो, चाहे जो मर्जी आपको है वो कह लो। ठीक, अच्छा, कुछ और रे के बारे में बात कर लेते हैं। रे हैज़ नो डेफिनिट लेंथ, रे की कोई डेफिनिट लेंथ नहीं है। क्यों डेफिनिट लेंथ नहीं है? कि मैंने ऐसे रे लगा दिया तो ये तो मैंने डिफिनीशन में कहा कि इनफाइनाइट, इनडेफिनेटली ये चलती रहेगी, चाहे जितना आपकी जितनी ज़रूरत है उतनी डिस्टेंस दे लो, और कोई इसकी लिमिट नहीं है। तो रे हैज़ नो डेफिनिट लेंथ एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ रे कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट। देखो ये एक इनिशियल पॉइंट है ना, इस इनिशियल पॉइंट से एक रे आपने निकाला, एक और रे निकाल सकते, और रे, और मोर, मेनी मोर, चाहे जितना चाहो एक सेम पॉइंट से आप ड्रॉ कर सकते हो। सेम इनिशियल पॉइंट से मेनी रे कैन बी ड्रॉन। ठीक है, ये तो रे की बात हो गई। अभी लाइन का पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री में। चलिए, अब प्रॉपर्टी, जब लाइन की बात फटाफट ओरली कर लेते हैं कि लाइन की प्रॉपर्टी, लाइन बार बार मैं क्यों कर रहा हूँ, फिर से समझ लीजिए। लाइन क्या है? स्ट्रेट पार्ट दैट एक्सटेंड बोथ साइड एंडलेसली, बोथ साइड। और लाइन को ऐसे डिनोट, मैंने कहा ऐसे दिखाओ तो लाइन दोनों साइड में हो, लेकिन अगर ये ऐसे हो जाए, एक ही साइड में एरो हो तो रे बन गई। ठीक है, बोथ साइड में इसको कर देंगे ऐसे तो ये लाइन हो गई। ध्यान रखिएगा, बोथ साइड वर्ड ध्यान रख लो। अभी थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है थोड़ी देर बाद। चलिए, तो मैंने कहा कि प्रॉपर्टीज फटाफट देख लेते हैं इसका क्या। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट से बहुत सारे लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो एक कैरेक्टर है, गिवन पॉइंट से, चाहे इनिशियल पॉइंट से करो। दूसरा, 2 पॉइंट्स डिटरमिन यूनिक लाइन, 2 पॉइंट ऐसे हैं जो सिर्फ यूनिक लाइन बनाएंगे। जैसे मैं कहूँ पॉइंट ए और पॉइंट ए, इसका ए नाम दे दूँ, इसका भी, किसी भी 2 पॉइंट से सिर्फ यूनिक ही लाइन बन सकती है, एक ही बन सकती है, 2 नहीं। इस पॉइंट से 2 के इसके बीच में क्या एक और लाइन बना सकते हो? बनाओगे तो इस पॉइंट से हट जाएगी, तो इसकी बात नहीं। 2 पॉइंट के बीच में सिर्फ एक ही लाइन बन सकती है। तो लाइन का ये भी कैरेक्टर है कि लाइन बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट ओनली यूनिक। बात समझ में आ गई। थर्ड क्या कैरेक्टर है कि 2 लाइन इन ए प्लेन, एक प्लेन में 2 लाइन चाहे इंटरसेक्ट ईच अदर, बीच से कर दे या कहीं साइड में कर दे या पैरेलल हो जाए, तो लाइन इंटरसेक्ट भी कर सकती है, इंटरसेक्ट सेंटर में भी कर सकती है, स्टार्टिंग में भी कर सकती है, और पैरेलल भी हो सकते हैं। ये लाइन के कैरेक्टर नंबर 3 है। तो 2 लाइन्स इन ए प्लेन इधर इंटरसेक्ट और each other at exactly one point और पैरेलल। फिर कैसे देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 लाइन है, मैं 2 लाइन को ले लूँ। ठीक, चलिए, अगर मैं एक ऐसे ले लूँ,
एक लाइन ये खींचा लाइन। अब लाइन का मतलब फिर समझिए, लाइन आपने बोल दिया तो ये दोनों साइड एरो लगाना है, क्योंकि एंडलेसली ये चलती रहेगी तभी लाइन है। जहां एक ब्रेक किए तब तो एरो बन जाए, रे बन जाएगी, ठीक है। तो दो लाइन प्लेन में कैसे इंटरसेक्ट करेगी? या तो ऐसे कर सकती है लाइन, ये इंटरसेक्ट मिड से भी कर सकती है, या ऐसा भी पॉसिबल है कि दो लाइन, इसी लाइन को मैंने, लाइन मतलब ये एंडलेसली, और यहाँ से मैंने क्रॉस कराया, देखो यहाँ से इंटरसेक्ट, ये मिड में नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। या दो लाइन ऐसे पैरेलल भी हो सकती है, एल कहोगे, एम कह सकते हो, तीसरी होगी तो एन, जो भी मर्जी है कह लो, ठीक है। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गई बात है। तो ये रहा लाइन का प्रॉपर्टीज, लाइन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस। अगली बात करेंगे कोलिनियर पॉइंट्स की। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जरा इसको भी देखो, अगर परमिशन हो तो मैं इसको मिटाऊं। आइए, कोलिनियर, कोलिनियर्स, कोलिनियर का मतलब दो, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? देयर आर मोर पॉइंट्स विच लाइज ऑन ए सेम लाइन। एक लाइन है, और लाइन का मतलब समझो, लाइन क्या है, मैं कह रहा हूं क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने ऐसे लिखा, इस पर मैं समझाऊं कोलिनियरिटी, आप कहोगे कि हाँ सर ठीक है, मैं कहूँगा नहीं, मैंने बेटा लाइन बोला है ना, तो लाइन का मतलब कि बोथ साइड, ऐसे कर दोगे तो बोथ साइड मानी जाएगी, ये लाइन है, अदरवाइज रे थी। तो मैंने कहा कि देयर आर मोर पॉइंट्स विच लाइज ऑन द सेम लाइन। इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, थोड़ा मैं लाइन को ऐसे एंडलेसली बोथ साइड मैंने बनाया, इसको लाइन कहा, लाइन बोला। इस पे एक पॉइंट ए दिया, एक पॉइंट बी दिया, और एक पॉइंट सी दिया, और मेनी मोर हो सकते हैं, ठीक। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई मतलब कि उसी पे बैठे हैं, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो ए, बी एंड सी ये क्या कहेंगे? को, इसी को कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है बेटा। अब थोड़ा मैं सिचुएशन चेंज करता हूं, सिचुएशन चेंज कर दूं, आपको सिचुएशन कर दूं कि मैं इस लाइन पे एक पॉइंट यहाँ पे डी लिख दूं, ये पॉइंट, और एक पॉइंट मैं लिख दूं यहाँ पे ई पॉइंट। मैं पूछूं कि डी और ई का स्टेटस बताइए, आप बता सकते हो? बताने के लिए तो मैं बता सकता हूं, मैंने कहा कि जो इस लाइन पे लाई करें उसी पे तो कोलिनियर बोलेंगे, और जो पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं करेंगे उसको नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। कोई डाउट नहीं। चलिए थोड़ा और छोटा बनाऊं, मैं पूछूं यहाँ से ए डी लीनियर है कि नॉन है? नॉन है। ए ई लीनियर है कि कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर? नॉन कोलिनियर है, क्योंकि इसमें लाई नहीं करता। बी से डी कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर? नॉन कोलिनियर है। बी और ई नॉन कोलिनियर है, ठीक। फिर से एक छोटा सा लेते हैं, मैं ए और बी लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट सी कर दूँ और एक पॉइंट डी कर दूँ, ठीक है। एक सी कर दिया और एक डी कर दिया, एक कोलिनियर है। मैं पूछूँ कि ए सी और ए डी ये कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है? बेटा ए नॉन, NON कोलिनियर, ये नॉन कोलिनियर है, और ये भी नॉन कोलिनियर है। ये बात समझ आई क्यों? क्योंकि सी और डी इस लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। यस सर नो? यस, ठीक है। चलिए, और ए और बी लाइन है, क्यों लाइन है? इस लाइन को इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो इंडेफिनिटली, और इधर भी कर सकते हो। ये बात बच्चों को समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एंडलेसली है। अच्छा, अब ये कोलिनियर पॉइंट हुई, नॉन कोलिनियर पॉइंट की बात हुई, एक कनकरेंट लाइन का कंसेप्ट आएगा। कनकरेंट का मतलब जरा समझो, लाइन मोर, देयर आर मोर लाइन इन ए प्लेन और कनकरेंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ देयर आर मोर लाइन्स इन ए प्लेन। एक प्लेन में बहुत सारे मैंने लाइन्स को ड्रॉ कर दिया, प्लेन में कनकरेंट होगी तब इफ ऑल ऑफ देम, सभी के सभी कहाँ से निकलेगी? एक पॉइंट से, एक पॉइंट से सभी के सभी निकलेगी। फिर से समझ लीजिए, मैं कहूँ कि इस प्लेन है, इस प्लेन पे बहुत सारे लाइन बनाया, बहुत सारे, तो कोई एक पॉइंट से, इस पॉइंट से मान लो ये लाइन क्या है? दोनों तरफ एंडलेसली, एरो नहीं लगाओगे दोनों तरफ तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी पॉइंट से ये लाइन निकाला मैंने, इसी पॉइंट से एक और निकाला, और मेनी मोर। तो ये कौन सी है बेटा? कॉन्करेंट है। क्यों कॉन्करेंट है? ऑल लाइन्स आर पासिस थ्रू फ्रॉम ए पॉइंट ओ। एक ही पॉइंट से सारी की सारी लाइन पास हो रही है, स्ट्रेट लाइन। तो ये कौन सी लाइन कहलाएगी? ये कॉन्करेंट कहलाएगी। तो नॉन कॉन्करेंट, और ये जो ओ पॉइंट है ना, जो ये ओ पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ ओ, क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी।
क्योंकि ये अपने से पास करवा रहा है, और जो पास होंगी कॉन्करेंट कहलाएगी। ओ पॉइंट कहलाएगा, जिस पॉइंट से पास होंगी वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी यानी ओ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। तो ये तो कॉन्करेंट लाइन है, इसी का अपोजिट नॉन कॉन्करेंट लाइन। मतलब ये ऑल लाइन का मैंने बोला है, मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिए, ऑल लाइन पासेस थ्रू ए सिंगल पॉइंट, लेकिन नॉन कॉन्करेंसी में कुछ पास होगी और कुछ नहीं भी पास हो सकती है, तो उसको बोलते हैं नॉन कॉन्करेंसी। जैसे मान लो एक पॉइंट ओ लिया, यहाँ एक लाइन बनाया ऐसे, चलिए ठीक है, ये पास हो गया यहाँ से, ठीक है। एक मैंने ऐसे लाइन बना दिया, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? नॉन कॉन्करेंसी, नॉन कॉन्करेंट लाइन, नॉन कॉन्करेंट। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट से सभी लाइन पास नहीं हो रही है, यहाँ पे एक ही पॉइंट ओ से सारे लाइनें पास हो रही है, ठीक है ना। तो वो कौन सा है? कॉन्करेंट, ये है नॉन कॉन्करेंट। ये मेरे बच्चों को समझ में आया? समझ में आया। अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक चीज़ का। जरा रुकिए, ठहरिए। अब जो मैं बात करने वाला हूँ इतना इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से अब आपके लाइन तो पढ़ लिया आपने, एंगल्स की बात होगी, एंगल्स कैसे बनेंगे, कितने तरह के एंगल होंगे, उसकी बात करते हैं, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ। देखो बेटा, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स की। अभी तक हम लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात किया था, लाइन, रे, एक्सेट्रा, सेगमेंट वगैरह वगैरह, जो बहुत ही स्टेट क्लास 8th और 7th स्टैंडर्ड की बात थी। अब हम आपके टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उस टॉपिक से पहले इन सारी चीज़ों का क्लैरिटी कंसेप्ट बहुत ही ज़रूरी है, देन हम एक्सरसाइज पे हाथ लगाएंगे। आज हम लेक्चर फर्स्ट में एक्सरसाइज की बात नहीं करेंगे, लेक्चर सेकंड में इस चैप्टर की एक्सरसाइज की बात करेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक कंसेप्ट, उसको मैंने रिकॉल बात किया था जो अभी पहले कराया था, इसको बेसिक कह रहा हूँ। क्यों बेसिक? क्योंकि इस चैप्टर से एसोसिएट डायरेक्टली है, और रिकॉल मैंने क्यों कहा है, वो बचपन की चीज़ थी, ठीक है। चलिए इस बेसिक को ज़रा याद करते हैं और पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, बेटा ये और भी एंगल होते हैं, कुछ पैरेलल लाइन वाले भी एंगल होते हैं, जैसे आप अल्टरनेट एंगल की बात करोगे वगैरह वगैरह, उसकी बात नहीं करते हैं। अभी हम पैरेलल की बात नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ये एंगल में एक पहला एंगल आता है एक्यूट एंगल, दूसरा राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, एडजेसेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल और कंग्रुएंट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, बाइसेक्टर एंगल एंड लीनियर पेयर एंगल। एक एक करके जरा पोस्टमार्टम करते हैं और कुछ ज्योमेट्री की भाषा में, लैंग्वेज में लिखने की भी कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले एक्यूट एंगल। बेटा इन एंगल को बनाने के लिए दिमाग नहीं लगाना है, मैं एक मास्टर एंगल बनाता हूँ, उसी से सबको डिजाइन करके बताऊंगा। एक मैं सबसे पहले इस एक्यूट को बनाऊंगा, इसी से सबको मैं प्रूफ करूंगा, ठीक है। आइए एक्यूट एंगल को एक, अब मैं यहाँ पे और पॉइंट लिखूंगा। अभी रिकॉल मैंने किया था ना कि पॉइंट क्या है, देखिए पॉइंट लिखूंगा, इस पॉइंट से एक रे ऐसे मैं ड्रॉ करूंगा। रे की बात हो गई ना, अगर ना पढ़ते तो कैसे होता। इस रे को मैं ऐसे उठाऊंगा, ऐसे, तो ऐसे उठाओगे बेटा तो इसका शेप कैसे आएगा। मान लो ये रे है, इसको उठाओगे रस्सी की तरह है, इसको उठा के ऐसे लाओगे तो कुछ ऐसे नहीं आएगी, ये ऐसे ऐसे आएगी ना, ऐसे, ठीक है। इस रे को मैं ऐसे उठा के लाया और फिर जहाँ पे लाया वहाँ से मैंने ऐसे मिला दिया, ठीक है। चलिए मान लीजिए यही इसका ओरिजिन है, ये रे है, ये पॉइंट है, पॉइंट से रे बनाया, रे को हमने ऐसे घुमाया। ये रे तो आप ऐसे भी घुमा सकते हो 360 डिग्री, वो देखेंगे। अभी फिलहाल हमने यहाँ लेके आया, ये एक एंगल का फॉर्मेशन किया। तो एंगल क्या है अभी इसी पे देखते हैं। बेटा आप पढ़े होंगे ये जो पॉइंट है ना, इसको वर्टेक्स कहते हैं। ये बचपन में आपने पढ़ा था क्लास 7th और 8th में। ओरिजिन पॉइंट वर्टेक्स है, इसको रे कहते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। वर्टेक्स हो गया, रे हो गया, और ये रे है तो ये भी रे है, ठीक, ये भी रे है। इसका मतलब कि एंगल क्या है, ए एंगल बिटवीन टू रेज। एंगल कैसे बनता है, ऐसे एंगल को मैंने बना के दिखाया, और ये दो रे के बीच के जो ऐसे है ना, यही एंगल कहलाएगा, ANGLE, यही क्या कहलाएगा, एंगल। तो कैसे बना, जो रे एंगल बनाती है, इसी रे को, अब इसको रे नहीं लिखूंगा, रे तो हाई है, इसको आर्म्स बोलते हैं, आर्म। तो ये भी आर्म हुआ, ये भी क्या हुआ, आर्म। यानी कि दो आर्म के बीच में जो एंगल, जो दो रे के बीच में जो कोनिक्स बनेंगे वही आपके एंगल कहलाएंगे। जो रे एंगल बनाती है उसी रे को आर्म्स भी कहते हैं। तो एंगल क्या है, दो आर्म के बीच का इंक्लिनेशन है,
ठीक है, ये बात समझ में आ गई, मेरे बच्चों को समझ में आ गई। ठीक, तो जितने एंगल हम पढ़ेंगे इसमें आर्म्स की अब बोलूँगा, रे नहीं बोलूँगा, रे तो मैं शेप में बनाऊँगा, अब आर्म्स बोलूँगा। ठीक है, आइए, एक एंगल बना आपका, अगर मैं इसको कहूँ कि 90 डिग्री का एंगल क्या होता है बेटा, तो आप यही कहोगे ना कि किसी लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन सीधे आप ड्रा कर देते हो तो वो 90 डिग्री कहलाता है। गलत बन गया, ठीक है, वो 90 डिग्री कहलाता है बेटा। ऐसे बनाते हैं, इस पॉइंट से स्टार्टिंग है ये, ठीक है। तो आप देखो कैसे बना, हमने एक आर्म लिया, दूसरा आर्म ऐसे सीधे इसके ऊपर सीधे आर्म नहीं लिया, हमने इस आर्म को ऐसे किया और इसके बीच का एंगल है, देखो ऐसे ऐसे किया। अब इस आर्म को मैंने क्या बोला, एक्यूट एंगल। इसी आर्म को मैं अब स्ट्रेट कर दूंगा तो देखो क्या बोलूँगा, ये कौन सा एंगल है बेटा, ये एक्यूट है, ACUTE, एक्यूट है। इसका मतलब कि एक्यूट एंगल इस तरह के आर्म्स, ये एक्यूट एंगल है। इसको ज्योमेट्रिकली कैसे लिखोगे, ये लेस देन 90 डिग्री है ना, देखो तरीका क्या है, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन मतलब कि 0 और 90 डिग्री के 0 से बड़ा, ये लेस देन 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री से कम लेकिन 0 से बड़ा। तो इसको कैसे ज्योमेट्रिकली लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना 0 डिग्री, और ये 0 डिग्री ऐसे x हो जाएगा और ये 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। यहाँ तक मेरे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। फिर से अगर ये x है, ये x एंगल है, तो ये x 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा, जिधर मुंह रहता है वो बड़ा ना, ये एंगल है तो ये एंगल इधर मुंह है इसका, तो ये 0 से बड़ा होगा, तो 0 से इसका मुंह एंगल किया। लेकिन ये जो एंगल आएगा ना, इससे बड़ा 90 होगा, यानी 90 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए इसको मैंने ऐसे लिखा। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब मैंने क्या किया, इसको बोला हमने ये एक्यूट एंगल है। तो राइट एंगल क्या है बेटा, फिर से ये नहीं दिख रहा है, अच्छा ये दिख रहा है एक्यूट एंगल। चलो बच्चों ने कहा कि दिख नहीं रहा है, फिर से बना देता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए एक्यूट एंगल, तो एक एक करके मैं लिख के बनाता हूँ एक्यूट एंगल, क्योंकि जगह नहीं है। एक्यूट की बात करते हैं। एक्यूट में मैंने कहा कि 90 डिग्री से छोटा, यानी कि अब हम ये इसकी बात करेंगे और ये आर्म्स की और ये, तो अगर मैं इसको x मानूं तो कैसे लिखूंगा, 90 डिग्री से छोटा का मतलब बेटा ये 0 डिग्री से स्टार्ट है और यहाँ 90 डिग्री, इसी के बीच में ना 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो यहाँ पे 0 डिग्री और ये इससे बड़ा ये है x, लेकिन ये 90 डिग्री से छोटा है। देखो जिसके तरफ मुंह होता है वो बड़ा होता है, 0 डिग्री से बड़ा ये हुआ तो 0 डिग्री से बड़ा x किया, लेकिन x से बड़ा 90 होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। तो इसको ऐसे में लिख सकते हो, एक्यूट एंगल अगर कहीं ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो तो 0 और 90 डिग्री के बीच में जितने एंगल होते हैं वो सभी के सभी एक्यूट एंगल होते हैं। अब देखो मैंने ऐसे डाउन किया, कैसे किया, मैंने ऐसे एंगल बनाया था, ये एक्यूट कहलाया। अब इस आर्म्स और इस आर्म के बीच में एंगल एक्यूट है, अब मैं इसको स्ट्रेट खड़ा कर रहा हूँ। ठीक, अब मैं इसको कैसे खड़ा कर रहा हूँ, स्ट्रेट। अच्छा, तो अब ये जो मैंने आर्म्स बनाया यहाँ से, अब इस आर्म्स को ऐसे नहीं, अब ठीक परपेंडिकुलर, तो इसके बीच में एक एंगल बनेगा। अगर मान लो स्ट्रेट को एस बिलोंग कुछ भी बिलोंग कर दो तो ये एंगल क्या कहलाएगा, राइट एंगल। ये 90 डिग्री का होगा, एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। ज्योमेट्रिकली कैसे बिलोंग करोगे, अगर मान लो ये x है, इसको x है तो ये x इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये जो आपका राइट एंगल है x इक्वल टू 90 डिग्री, और ये एक्यूट कैसा है, 0 डिग्री लेस x लेस 90 डिग्री। ये बात समझ में आ गई बच्चों को, समझ में आ गई। अच्छा, इसका अगला अकाउंट की बात करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे एब्ट्यूस एंगल की। फिर से देखो कैसे एंगल बनते हैं। एक बार मैंने स्टार्टर बनाया था ऐसे एक्यूट राइट एंगल, और थोड़ा सा इसको ऐसे अब कर दूंगा, यानी कि फिर से ये 90 से छोटा, ये 90 और ये 90 से बड़ा, ऐसे कर दूंगा तो क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। तो अब इसका मतलब कि एक मैंने ऐसे आर्म्स बनाया और इसको अब 90 से बड़ा लेना है, 90 तक तो ये हो गया, और 90 से बड़ा ऐसे तिरछा कर दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ से ओरिजिन हो गया। ठीक, ये एंगल क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। ये क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल, यानी 90 से बड़ा। तो ज्योमेट्रिकली कैसे लिखोगे बच्चों, अगर मैं कहूँ ये z है, अगर ये z है तो ज्योमेट्रिकली कैसे लिखेंगे, 0 से बड़ा, 0 डिग्री से तो ये बड़ा क्या है, z है, लेकिन ये 90 से भी बड़ा है, यानी कि 180 से छोटा होगा। फिर से अगर मैं इसको ऐसे करूं,
ऐसे, तो ये पूरा का पूरा 180 है, लेकिन 180 से छोटा है ना, तो कैसे करेंगे? 0 से तो बड़ा है z, ये एंगल 0 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा होगा, यानी कि ये 180 से छोटा, यानी कि इससे बड़ा 180 ही हो सकता है। तो 0 और 180 के बीच में सॉरी जो 90 से एबव 0 नहीं सॉरी, ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, तो 90 डिग्री और 180 के बीच में 180 से नीचे जितने होंगे वो जितने एंगल बनेंगे वो कौन से एंगल बनेंगे? एब्टूस। तो ज्योमेट्रिकली इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? 90 डिग्री ये z और ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये बात समझ में आ गई बच्चों को? ये बात समझ में आ गई? फिर से एब्टूस एंगल क्या है? मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। फिर से ऐसे बना एक्यूट, ऐसे बना राइट एंगल, ऐसे बना 90 डिग्री से ज़्यादा एब्टूस। और इसी एंगल को और बिल्कुल मैं ऐसे कर दूं तो ये अब हमारा ऐसे हो गया। फिर से ऐसे थे 90 एब्टूस और फ्लैट कर दूंगा तो ये लाइन सीधी हो जाएगी। तो उस सीधी लाइन को बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल। इसका मतलब कि अब स्ट्रेट एंगल बनाएंगे तो सीधे ये ऐसे हो जाएंगे, और स्ट्रेट एंगल का मतलब कि सीधे सीधे लाइन, तो ये दोनों तरफ लाइन होगी और कोई एक पॉइंट है, यहाँ से ओरिजिन हुआ, यहाँ से ऐसे, यानी कि ये एंगल हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री हुआ स्ट्रेट। तो अगर ये एंगल ये एस है, ये एंगल एस है ना, तो एस कितने का हो गया? 180 डिग्री का। कैसे लिखेंगे स्ट्रेट को? एस मान लो उस एंगल को बोलेंगे तो ये कितने के इक्वल होगा? 180 डिग्री का। अब रिफ्लेक्स एंगल, फिर से मैंने ऐसे बनाया, 90 किया, एब्टूस किया, स्ट्रेट किया, अब इसको नीचे कर दूंगा ऐसे, ठीक है? ऐसे नीचे का मतलब क्या हुआ कि इसी चीज़ को स्ट्रेट से अब नीचे एक ही तरफ मैं झुका के ले आ रहा हूँ ऐसे, ठीक है? अब ऐसे लेके मैं आ रहा हूँ, तो ये कौन सा एंगल आ गया? तो कैसे? एक ही तरह से एंगल, बस डायरेक्शन चेंज करो, सेट में आ जाएंगे। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ऐसे भी बनते हैं और ऐसे भी चाहो तो ऐसे भी बना दो, ये रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है? कैसे? लेकिन ये आपको बनाना पड़ेगा। ये ओरिजिन है तो ये भी रिफ्लेक्स एंगल है और ये भी रिफ्लेक्स एंगल है। ये मैं एक एक करके झुकाता चला हूँ, फिर नीचे लेके आ गया, तो ये रिफ्लेक्स एंगल ये कहलाए। तो ये जो हमारा एंगल है, अगर ये टी है तो टी किससे ज़्यादा होगा? 180 से ज़्यादा होगा, लेकिन 360 से कम होगा। कैसे? इसको ऐसे मिला दो, तो ये पूरा ऐसे राउंड करोगे तो पूरा 360 होगा ना, तो 360 यहाँ तक आएगा तब तो 360 से कम होगा, लेकिन ये 180 है ना, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 180 है, ये 180 है, इससे यहाँ तक आ गया है, तो 180 से तो ज़्यादा हो गया। तो कैसे लिखोगे कि 180 से ज़्यादा कौन सा है? ये टी एंगल है, टी, लेकिन ये छोटा किससे हो जाएगा? 360 डिग्री से। ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री लेस देन, इससे ज़्यादा होगा टी, लेकिन ये टी छोटा किससे हो जाएगा? 360 डिग्री से, ठीक है बेटा? ये लिखेंगे। इसके बाद जो आपका एंगल आता है कंप्लीट एंगल। अच्छा, अब इसी चीज़ को मैं कंप्लीट एंगल कैसे बनाता हूँ? देखो, कुछ मिटा दूँ, मैं मिटा देता हूँ। आइए यहाँ पे मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब कि राउंड, एक पूरा लाइन पे राउंड। अगर मैं एक लाइन लिखूँ यहाँ पे और, ठीक, ये, अब कंप्लीट एंगल का मतलब क्या होता है? ऐसे कि पूरा ऐसे, ये पॉइंट है पूरा, तो यानी कि आधा कितना हुआ? 180, और ये कितना होता है बेटा? 180। दोनों, ये पूरा राउंड हो गया तो दोनों 360 डिग्री हो गए। यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ में आई? बच्चों को समझ में आया ना? समझ में आया। तो कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। अगर कंप्लीट एंगल को सी कह दूँ मैं, सी कंप्लीट, तो ये इसको ऐसे कर दूँ, ये इसका हिस्सा है, तो सी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है? यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन की बात ही नहीं होती, ठीक है? ये 360 डिग्री के। अब और जरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, एडजेसेंट एंगल। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। इसको समझ जाओगे तो बाकी सारे कंसेप्ट बड़े आसानी से आ जाएंगे। एडजेसेंट एंगल में नाम क्या है? एडजेसेंट एंगल। कैसे करेंगे एडजेसेंट एंगल का? आप देखो, एक मैं फिगर बनाता हूँ। अब तो सब कुछ समझ गए, एब्ट्यूस वगैरह वगैरह। अब मैं एक एंगल बनाता हूँ कुछ इस तरह का, जैसे मैं एक ऐसे बना दूँ, एक लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है? इस लाइन पे एक मैं ऐसे ड्रा कर दूँ, ठीक, और एक ऐसे कर दूँ। ये एडजेसेंट का मतलब ये सेंटर मत समझना, ये नहीं समझना है, ध्यान दीजिए। ये सेंटर में तो है नहीं, सेंटर में तो है नहीं, बस इसको ये समझना है ये कॉमन आर्म है। कॉमन आर्म किसकी है?
इसकी और इसकी, तो बेटा ये मैं क्या बोलूँगा अब, चाहे ऐसे तो आप रे कहते थे, लेकिन मैंने बताया था ये आर्म है, ये भी कौन सा है, ये आर्म है, ठीक है, आर्म है। और इन दो आर्म के बीच में ये कौन सी कहलाएगी, कॉमन आर्म। ये कॉमन आर्म, कॉमन आर्म का मतलब इसी से दोनों बने हैं, तो ये जब ये कॉमन आर्म है तो ये कौन सी आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म। ये कौन सी है, नॉन कॉमन आर्म। ये बात समझ में आई बच्चों को। अगर मैं इसका नॉमिनेशन करूं, अगर यहाँ पे ए करूं, यहाँ पे बी मान लो, ओ की जगह पे हटा दो, यहाँ पे बी कर दो और यहाँ पे सी कर दूं और यहाँ पे डी, ये मेजरमेंट है मान लो, इसी साइज के हैं, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब हुआ कि वो एंगल जिसको कॉमन आर्म, वो एंगल जो कॉमन आर्म के सहारे बनते हों। कॉमन आर्म के सहारे कौन से बने, ये एंगल और ये एंगल, कॉमन आर्म के लेफ्ट और कॉमन आर्म के राइट। फिर से ध्यान रखना, अब यहाँ पे मैंने कहा था ना कि लाइन वर्ड आपको तकलीफ देगा, ठीक है बेटा। ये कॉमन आर्म के सहारे, यानी कॉमन आर्म ये है तो इसका एक लेफ्ट और इसका एक राइट, इसका मतलब कि एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। कोई गलती, कोई गलती नहीं। तो इट दे हैव कॉमन आर्म, और ये आपका ये वर्टेक्स है, भी वर्टेक्स है, ये कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन आर्म है, ये कॉमन वर्टेक्स बोलेंगे इसको। तो दो कॉमन आर्म से जो एंगल बनेगा वो एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। बड़े ध्यान दीजिएगा, अभी लाइन एक जगह और आएगी जो तकलीफ देगी आपको। तो अब मैं कहूँ कि बी डी क्या है बेटा, कॉमन आर्म, और बी सी और ए बी क्या है, नॉन कॉमन आर्म। ये बात समझ में आ गई। या मैं ये भी कहूँ कि बी ए रे है और बी सी रे है, दोनों बातें सेम है। रे वाला कंसेप्ट आ गया ना, आर्म वाला कंसेप्ट आ गया ना। चलिए अब ये मैं बोलूँ कि ये नॉन कॉमन रे है, सॉरी कॉमन रे है, कॉमन आर्म बोलूँ या कॉमन रे बोलूँ, बात एक ही है। अच्छा अब जरा देखो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से कहलाएंगे। एंगल, एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल ये कौन कौन से कहलाएंगे, एंगल ए बी डी, ऐसे एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी, डी बी सी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। यही एडजेसेंट एंगल है, ठीक है बेटा, जिसमें जो कॉमन आर्म का लेफ्ट और राइट जो एंगल बनते हैं एडजेसेंट। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, लेफ्ट राइट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी एक कन्फ्यूजन होगी थोड़ी देर बाद, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब मैं ये पूछूं कि जो एंगल आपके ए बी सी है, इसमें देखिए जो एंगल ए बी सी है ये किसके इक्वल है, ये पूरा एंगल किसके इक्वल है, तो इक्वल किसके होगा, एंगल दिस एंड एंगल दिस। यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ में आ गई। यानी कि एंगल ए बी सी, अगर मैं बोलूँ एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी और प्लस एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, बात तो एक ही है ना, कि दो एडजेसेंट एंगल मिल करके एक बेसिक ओरिजिनल एंगल बनाते हैं। ये तो कहेंगे आप, बात समझ में आई कि समझ में आई कि नहीं आई। चलिए तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी डी एंड डी बी सी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यानी कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ दिस एंड दिस, ये दोनों एडजेसेंट है ना, कैसे पढ़ेंगे, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इक्वल टू, फिर से सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इक्वल टू या ऑलवेज इक्वल टू एंगल फॉर्म्ड बाई नॉन कॉमन आर्म। ये देखो नॉन कॉमन आर्म, जो इस और आर्म, यानी कि इन दोनों नॉन कॉमन आर्म से ये एंगल बना है, ये कौन सा, ये पूरा होल एंगल वो किसके इक्वल होगा, जो कॉमन आर्म से एंगल बने थे ये और ये। नॉन कॉमन आर्म से बना एंगल इक्वल होता है कॉमन आर्म से बने एंगल के सम के। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा अब एक नोट है, ठीक है, एक नोट है, एक मैं नोट लिखता हूं, उसको ध्यान से देखिए। चलिए वाई, ठीक है बेटा, ये नोट मैंने लिखा, इस पर ध्यान दो। मैंने कहा कि थोड़ी देर बाद एक बड़ी कन्फ्यूजन होगी, तो कन्फ्यूजन का टाइम आ गया है। मैंने एक लिखा है नोट में कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। अच्छा एक चीज़ और बताओ, मैंने कट करके यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी कट किया, डी, ये कट क्यों किया मैंने, ये कट नहीं है, ये मैं यही समझाने के लिए बेसिक में समझाया था अभी जस्ट पहले कि मेजरमेंट तो यहाँ से यहीं तक है, ये 100 आगे का किया गया है कि ये
इंडिफिनिटली जा सकती है। मेजरमेंट तो इतनी ही है, ये शो किया है कि ये आगे तक जा सकती है, ये आगे तक जा सकती है। रे तो एक डायरेक्शन में कहीं भी ले जा सकते हो ना, ये शो प्रेजेंटेशन का पार्ट है। और मैंने लिखा कि ए बी सी एंड ए बी डी आर नॉट एडजेसेंट। ए बी सी और ए बी डी, मैं पूछूं बेटा कि ए बी सी मतलब बोले तो ये बड़ा नॉन कॉमन आर्म के बीच का एंगल, नॉन कॉमन आर्म के बीच का एंगल बड़ा वाला, और ये एंगल तो कॉमन आर्म के बीच के हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा कि नॉन कॉमन आर्म के बीच का ये एंगल है, क्या ये एंगल ए बी सी एंड ए बी डी, ए बी सी एंड ए बी डी यानी पूरा और ये दोनों एडजेसेंट है कि नहीं है? तो मैंने लिखा कि एडजेसेंट नहीं है, लेकिन आपसे पूछ रहा हूँ व्हाई। यहीं पे लाइन का कंसेप्ट आएगा। बेटा एडजेसेंट कब होते हैं? एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जो कॉमन आर्म, जिसमें कॉमन आर्म हो। देखो एडजेसेंट ये और ये एडजेसेंट है, ये रेड वाले, क्यों? क्योंकि कॉमन आर्म से मिलके बने हैं, यानी कि कॉमन आर्म से एक लेफ्ट एंगल है और एक राइट एंगल है, वो एडजेसेंट है। लेकिन मैं पूछूं ए बी सी और ये है, तो इस एंगल में और इस एंगल में कहाँ पे लेफ्ट राइट है? ये तो दोनों एंगल एक ही साइड में बन रहे हैं, इस साइड में। फिर से अगेन एडजेसेंट एंगल ये थे, ये और ये कब थे? जब ये कॉमन आर्म का एक इधर एंगल बना था और एक कॉमन आर्म का इधर एंगल ये बना था, ठीक? तो कहेंगे एडजेसेंट। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ए बी सी, एंगल ए बी सी और एंगल ए बी डी ये दोनों एडजेसेंट है नहीं है, क्योंकि कॉमन आर्म ए बी है ही नहीं, ये दोनों तो एक ही साइड में हो जा रहे हैं। यहाँ पे एक एंगल इधर और एक एंगल इधर, तो एडजेसेंट थे। लेकिन ये तो दोनों ही एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों एक ही साइड बन जा रहे हैं, तो कॉमन आर्म से एंगल नहीं बन रहे हैं, इसलिए ए बी सी और ए बी डी नॉट एडजेसेंट हैं। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर से थोड़ा सा एक और डिस्कशन देख लो। इसका मतलब क्या निकला कि जो बी ए है, जो ए बी ए है, आप देखो ए बी और ए बी, ये ए बी और ए बी दोनों इसी लाइन से बन रही है ना, ए बी एंगल इसी लाइन से बन रहा है और ए बी एंगल इसी लाइन से। तो आप कहोगे सर ए बी तो दोनों एंगल में है, इसमें भी ए बी यूज हो रहा है, इसमें भी ए बी, तो ये कॉमन है। आप तो कॉमन की बात कर रहे हो कि अरे भाई उस कॉमन की बात नहीं मैंने किया था। मैंने कहा था कि कॉमन के एक लेफ्ट और एक राइट, और ये कॉमन अगर मान लो इस आर्म को, तो ये दोनों ही एंगल, बड़ा वाला भी इधर ही बन रहा है राइट साइड में और ये भी एंगल राइट साइड में, इधर कहाँ बन रहा है? नहीं बन रहा है ना, इसलिए ये नॉट एडजेसेंट है, ठीक है। दूसरा रीजन, ये मेरी बात समझ में आ गई। तो कॉमन आर्म के दोनों साइड जो एंगल बनते हैं वो एडजेसेंट है। यहाँ कॉमन आर्म के इधर बना, यहाँ कॉमन आर्म ए बी है, लेकिन दोनों ही एंगल, ये बड़ा वाला भी इधर ही बनना है, इधर भी, इधर तो कोई बन ही नहीं रहा है, इसलिए ये एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट वही एंगल होते हैं जो कॉमन आर्म के लेफ्ट और राइट दोनों बनते हैं, वो एडजेसेंट एंगल है। ये बात समझ आई, यही समझाना था। आइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अब इसकी बात तो आसान है। अब ये तो हो गई बात, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आप समझते हो, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि एक दूसरे के। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होते हैं? आप लोग 7th में भी पढ़े होंगे ICSE बोर्ड वाले, और 9th में भी तो पढ़े रहे हैं, 8th में भी पढ़ा होगा आपने। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं आप बताइए। हाँ, बताइए। दो एंगल का सम 90 डिग्री के। तो कौन से दो एंगल? दो एंगल फिर से यस, दो एंगल कोई ऐसा सम हो, दो एंगल ऐसे हो जिसका सम, जैसे मैं कह दूं ऐसे बना दिया और ऐसे बीच में कर दिया, इसी की बात कर रहे हो ना, कि इन दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल हो। अच्छा, तो ये दो के तो 90 डिग्री के नहीं होंगे, तो इसका मतलब कि कुछ एक ऐसा लाइन हो। अब मैं लाइन की बात करूंगा, चाहे आप रे की बात कर लो। अगर दो एंगल हैं, जैसे अगर ये एंगल है और यहाँ से मैं कर दूं ऐसे, तो ये एंगल और ए एंगल दोनों को मिला दीजिए, तो दोनों का अगर एंगल ये 1 का ये 2, तो एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकेंड इक्वल टू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, ठीक है। सही है। तो ये कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आइए सप्लीमेंट्री में क्या करते थे?
सप्लीमेंट्री में क्या होता था? दो एंगल जिसका सम 180 के इक्वल। यस, वंडरफुल। अब देखो एक कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री को ऐसे भी लेंगे, ऐसे मैंने एक लाइन बनाया, मान लो इसका मिड पॉइंट है और यहाँ से ले लिया मैंने, ये अगर ऐसे एंगल डालो तो कोई भी हो, ये 90 डिग्री मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये दोनों एंगल, इसका और इसका, इन दोनों, अगर इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो, तो एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड, ये 180 डिग्री होना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, एक लाइन है, मिड पॉइंट है, लाइन है तो एरो बनाएंगे ऐसे, तो एंगल में यहाँ तो मैंने ऐसे लिखा था, आप एंगल ऐसे भी कर सकते हो। तो ये एंगल अगर फर्स्ट है और ये एंगल सेकंड है, तो इन दोनों एंगल का ये टोटल कितना होना चाहिए? 180 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर से भी हो सकते हैं एंगल, कोई बात नहीं, यहाँ से डायरेक्ट, तो ये 90 का हो गया, ये 90 का हो गया, दोनों 180 के बराबर है। कहेंगे कि ये कौन से एंगल है? ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ये फर्स्ट सेकंड सप्लीमेंट्री है, फर्स्ट सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक आता है इक्वल या कांग्रुएंट एंगल। कांग्रुएंट का मतलब क्या होता है बेटा? एक ही रूप के टू एंगल है, सेम मेजर, दो एंगल हो और दोनों एक ही शेप में हो, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रुएंट एंगल जिसका एक ही रूप हो, ठीक है, चलिए वो कांग्रुएंट एंगल है। इसके बाद बचते हैं बाइसेक्टर। बाइसेक्टर में जरा देखो, बाई का मतलब है टू, सेक्टर मतलब कि टू पार्ट, यानी कि बोलिए क्या चीज? अच्छा, वर्टिकल अपोजिट छूट गया। चलिए, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा कि ये ऐसे है, ऐसे, ठीक, एक हमने दो लाइन ऐसे किसी यहाँ पे इंटरसेक्ट की, तो ये वर्टिकली अपोजिट, देखो ये वर्टिकल है ना, ये और ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाएंगे और दोनों ही इक्वल होंगे, ये दोनों ही एंगल इक्वल होंगे। जितने एंगल का ये होगा उतने एंगल का ये होगा, ये वर्टिकली अपोजिट। यानी टू लाइन अगर इंटरसेक्ट कहीं से करती है तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका ऊपर और नीचे दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, आ जाइए, जो मुझे समझाना है एक बाइसेक्टर का। ठीक है बेटा, चलिए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल का बाइसेक्टर की बात करेंगे। बाइसेक्टर, ये एंगल कुछ नहीं है बेटा, ये एंगल नहीं है अपने आप में, पहले बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। देखो कैसे, ये एंगल अपने आप में नहीं, एंगल बन जाते हैं। मैंने कहा कि कोई एंगल है, ठीक, किसी एंगल को एक लाइन, किसी एंगल को एक रे ऐसे कट कर दे, मान लो P है, अगर किसी एंगल को एक रे डिवाइड कर दे तो ये दोनों एंगल ये आपस में इक्वल होते हैं। ये बाइसेक्टर, बाई मतलब दो, फिर से ये एंगल नहीं है, ये लाइन की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी एंगल को एक रे डिवाइड कर दे इक्वल पार्ट में, तो दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, यही बाइसेक्टर एंगल है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब एक लास्ट में बचता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का समझ लीजिए, लीनियर का मतलब एक लाइन, लीनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन। देखो कैसे एंगल बनते हैं, लीनियर बोला ना, लीनियर पेयर, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, ऐसे। तो स्ट्रेट लाइन बनेंगे, ये मैंने इस तरह से लगाया कि ये इंडेफिनिटली आगे जाएंगे, इनफाइनिटली इधर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लो मैं कोई एंगल ऐसे खींच दूँ, ठीक है, एक रे इधर बना दूँ, तो ये पेयर, देखो कैसे पेयर बनता है, लीनियर पेयर। लीनियर तो ये है, इसमें पेयर बना, इसमें भी एक एंगल ए बना, इस एंगल ए बना। ठीक है, और मैं पूछूं कि लीनियर पेयर क्या है, किसी को पता है मुझे बता दे। देखिए आ गई बात ना, टू नॉन कॉमन आर्म, ये कौन से नॉन कॉमन आर्म है? ए भी नॉन कॉमन है और ए भी नॉन कॉमन। देखो अगर मैं ओ कहूँ और ए है और यहाँ बी है और यहाँ सी है, तो ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी, साफ लिख दूँ, ओ बी, ये बी है बेटा, ओ बी, ये दोनों क्या है? नॉन कॉमन। ठीक है ना, बोलो, ये नॉन कॉमन आर्म है। तो दो नॉन कॉमन आर्म के बीच में जो भी एंगल बनते हैं, देखो इसके बीच में क्या बना, एक ये एंगल बना और एक ये एंगल बना, यही लीनियर पेयर एंगल है। कोई दिक्कत? फिर से दोनों नॉन कॉमन आर्म, ये नॉन कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म है, अभी मैंने बताया था। तो दो नॉन कॉमन आर्म के बीच में जो एंगल कितने बने, एक ये बने, और भी बन सकते हैं, एक और यहाँ से निकाल दो, यहाँ से, जितने बने हैं वो सारे के सारे एंगल क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर एंगल कहलाएंगे। लेकिन ये सभी एंगल, मैं कह रहा हूँ कि एक यहाँ से भी एंगल बना दो,
ये नॉन कॉमन आर्म के बीच में एक एंगल ए हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, और भी हो सकता है ये, लेकिन सबका सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो दो नॉन कॉमन आर्म के बीच में जितने एंगल बनते हैं वो एंगल सारे के सारे लीनियर पेयर कहलाएंगे, और वो सारे आपस में मिलकर के 180 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, तो ये रहा बेसिक। फिर से इतने तरह के हमारे एंगल्स थे और सभी एंगल्स को हमने डिराइव करने की कोशिश किया, एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। आप देखो सारे एंगल में पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म। इसलिए मैंने कहा कि बेसिक, किसी भी चैप्टर का बेसिक पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। आपको लगता है एजी, लेकिन बेसिक ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, अभी तक किसी चीज़ में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे, व्हाट्सएप पे, और नोटिफिकेशन में भी कुछ लिखना हो, नोटिफिकेशन जाते ही अगर कोई डाउट हो आप डालना है कमेंट बॉक्स में, डाल सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में इसी टॉपिक का चैप्टर 6 का, एनसीईआरटी के चैप्टर 6 का एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो इसके बेसिस पे होगी। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही। आज का लेक्चर अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। डेली अपील करता हूँ, फिर आज कर रहा हूँ, राष्ट्र आपका है, राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी